नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया है, आज सेकंड पार्ट है। इसी तरह से रेगुलर आपके लिए एसएसटी के लिए वीडियो आता रहेगा। मैं वही आपको पढ़ाने वाला हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जिस तरह से मैंने सीटेट क्वालिफाई करके नौकरी पाया है, वैसे ही मैं आपको ही बताने वाला हूँ कि आप भी सरकारी नौकरी पाएँ और माँ बाप के सपने को और आगे बढ़ाएं और पूरा करें। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान हम पढ़ेंगे। परीक्षा में जो बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों को हम लेके आपके लिए आए हैं। एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन आपके सामने बनने वाले हैं। बस हेडफोन लगाइए और ध्यान से पढ़िए। वीडियो स्किप करके चले जाइएगा, घूमते ही रह जाइएगा। कहीं दो वीडियो यहाँ देख लिए, दो क्वेश्चन वहाँ देख लिए, इस तरह से आप मत करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, आधुनिक भारत के इतिहास से हमने एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग सभी आधुनिक भारत के इतिहास से बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाजी, जो आर्य समाजी थे, निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे। ठीक है ना। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे, ये आपको बताना होगा। भूमिहीन श्रमिक, हरिजन, नौकरशाही, व्यापारी समुदाय। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी हरिजन तक वो लोग पहुंचे। जो हरिजन समाज है हमारे वर्ग में, जो हरिजन लोग हैं उन तक पहुंचे। अगर बात करें हम आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था भाई? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था। ठीक है ना। दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी 1875 में। कहाँ किया था? 1875 में किया। और कहाँ? मुंबई में। ठीक है ना। इसकी स्थापना मुंबई में, उस वक्त बम्बई था। ठीक है ना। जब इन्होंने स्थापना किया उस वक्त इसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। 1875 में इन्होंने हिंदू सुधार आंदोलन यानी आर्य समाज की स्थापना की। बात समझ में आ रहा है? देखिए, आर्य समाजी शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा या अवतारवाद या बलि या झूठा कर्मकांड, अंधविश्वास जैसे अनेक आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और छुआछूत और जातिगत भेदभाव का उन्होंने पूरे जोर विरोध किया। स्त्रियों और शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने पर उन्होंने प्रोत्साहित किया और वेद पढ़ने का अधिकार दिया। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से याद रखिएगा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है, बम्बई में होती है और दयानंद सरस्वती जी करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए क्या किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो आप सभी जानते हैं, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का यह आंदोलन था 1873 में। कब भाई? 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया था सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना 1873 में होती है। किसने किया? ज्योतिबा फूले द्वारा। ठीक है ना। एक उन्होंने कहा कि सभी पंथ एक हैं। ठीक है ना। छुआछूत ये सभी भेदभावों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि महात्मा गांधी ने अपना जो है कौन सा आंदोलन भाई? तो असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित कर दिया, इसका क्या कारण था? तो अब आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1। यह एकाएक अहिंसात्मक हो चुका था, जिसके वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। बात करें अगर असहयोग आंदोलन की क्यों स्थगित हुआ, तो बात है 5 फरवरी। कब की? 5 फरवरी 1922। डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में एक चौरी चौरा नामक जगह है। ठीक है ना। वहाँ पे उस स्थान पर पुलिसों ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा और उसी के फलस्वरूप जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वो आक्रोशित हो गए, क्रोध में आ गए
और क्रोध में आकर के उन्होंने उस थाने को, उस चौकी को आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। कितने? एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस कारण इस घटना की वजह से गांधी जी जो हैं बहुत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया। बात क्लियर हो रहा है? कब हुआ था ये कांड? 5 फरवरी 1922 को याद रखेंगे, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही मारे गए थे। ये गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक जगह पे हुआ था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े और बात करें कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आप बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि इसका सही विकल्प होगा भगत सिंह। किसने दिया भाई? भगत सिंह ने कहा कि इनकलाब जिंदाबाद। यह एक उर्दू नारा है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद किस भाषा से निकला हुआ है, तो यह कैसा भाषा है? उर्दू भाषा से निकला हुआ ये नारा है। इसका मतलब होता है कि क्रांति की जय हो। इसका हिंदी मतलब होगा क्रांति की जय हो। और इसकी रचना कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की। ध्यान से समझिए, इस नारे को किसने दिया? तो भगत सिंह ने। लेकिन इस नारे को लिखा किसने? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा। ठीक है ना? लेकिन पहली बार इस नारे का प्रयोग भगत सिंह ने किया था, इसलिए यह नारा चर्चित हो गया भगत सिंह के नाम से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह। लिखा किसने? मोहम्मद इकबाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे भाई? अबुल कलाम आज़ाद। वह एक मुस्लिम समुदाय से आते थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। ठीक है ना? और जो अबुल कलाम आज़ाद जी थे वो भारत के सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 पुर्तगाली थे। पुर्तगाली थे। अगर बात करें पुर्तगालियों की, तो सर्वप्रथम 17 मई, कब भाई? 17 मई 1498। 17 मई 1498 को पुर्तगाल का एक व्यापारी था, नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। वह केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट यानी केरल के बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां उसका स्वागत उस समय के तत्कालीन राजा जमूरियत ने किया था। उसे कहीं कहीं जमेरीन भी आपको देखने को मिलेगा। उसने स्वागत किया उसका। फिर एक बार फिर से 1502 में, फिर से कब आया था? 1502 में। और 1502 में आया और पुर्तगालियों ने 1503 में पहला अपना कारखाना खोला। कहाँ पे? कोचीन में। बात समझिएगा, 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत आया, फिर 1502 में आया, फिर 1503 में उसने अपना पहला कारखाना पुर्तगालियों ने खोला, वो कोचीन में खोला। ठीक है ना? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? बताना है आपको कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। ठीक है ना? चर्चिल एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी हुए थे। और चर्चिल प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता था। बात समझ में आ रहा है? उसी ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। भारत कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है? तो सही विकल्प होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो इनका जन्म होता है हैदराबाद में। 1879 में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है भाई? 1879 में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। महिला नहीं, ध्यान रखिएगा, भारत की
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। क्या बनी भाई? राज्यपाल बनी। कौन? सरोजनी नायडू जी। ठीक है ना? सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो 1857 में कानपुर से क्रांति 1857 की क्रांति के नेता कानपुर से थे नाना साहेब। कानपुर से 1857 की क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व तो कानपुर से नाना साहेब ने किया। और बिहार से कौन किया? वीर कुंवर सिंह। बिहार से करते हैं वीर कुंवर सिंह और कानपुर से करते हैं नाना साहेब। बात समझ में आ रहा है? नाना साहेब जिनका जन्म हुआ है 1824 में, ठीक है ना, और 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे और उनका मूल नाम था धोंडू पंत, उनका मूल नाम था। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो राइट जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नाना साहेब। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई कहाँ से, वो आपको बताना है। तो देखिए, स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी ना, वो मेरठ से लड़ी गई थी। कहाँ से लड़ी गई थी भाई? मेरठ से लड़ी गई थी। इस विद्रोह का आरंभ होता है 29 मार्च। कब होता है? 29 मार्च 1857 में। 29 मार्च 1857 को होता है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल की छावनी में। बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल की एक छावनी थी, वहाँ पे एक सिपाही थे, नाम था मंगल पांडे, और मंगल पांडे के विद्रोह के रूप में यह आंदोलन उभरा और इस पर मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है ना? कुछ समय बाद यानी फिर से 10 मई 1857 को फिर से यह विद्रोह भड़का और तब भड़का था यह मेरठ से। कहाँ से भड़का था? मेरठ से भड़का और फिर उत्तर भारत में फैल गया। ठीक है ना? चलिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? देखिए, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय वो होंगे पुर्तगाली, क्योंकि पहली बार कौन आया था? पुर्तगाली। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। बात क्लियर हो रहा है ना? चलिए, देखिए, अगर बात करें क्रम से कब कौन आया, तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आते हैं आपके? तो 1498 में। 1498 में पुर्तगाली आते हैं। उसके बाद डच आते हैं। कौन आते हैं भाई? डच। याद रखिएगा, उसके बाद आते हैं डच। कब आते हैं? तो डच आपके आते हैं 1602 में। ठीक है ना? डच के बाद आते हैं अंग्रेज। डच के बाद कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज कब आते हैं? वो आते हैं 1600 में। ठीक है ना? उसके बाद डेन आते हैं, डेनमार्क वाले 1616 में। फिर फ्रेंच आते हैं 1664 में। ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था, वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल रहे कैनिंग, जो 1858 में बनता है क्या? भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है ना? 1857 में जब भारत का सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय एक गवर्नर जनरल था और भारत में जब वायसराय का प्रचलन चला तो सबसे पहला वायसराय बना 1858 में लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की जो महान क्रांति हुई, ठीक है ना, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पार्मस्ट्रॉन थे और भारत में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करने वाला था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और लॉर्ड कैनिंग भारत का फर्स्ट वायसराय भी था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था?
तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह है आपके मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था। ठीक है ना। 1923 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय देखिए अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे वह 1923 में, कब 1923 में जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ ना, उस 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना आज़ाद। ठीक है। तो उन्होंने उसी वक्त अपने अध्यक्षता में 1923 में 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना, ध्यान से समझिए, 1923 में जब कांग्रेस की अधिवेशन होती है उस समय अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद, और उन्होंने उसी समय कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना जो है वो राजनीतिज्ञ हैं। ये 23वां अधिवेशन नहीं, 1923 में अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। महात्मा गांधी के सिद्धांत कौन से थे? महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या था? तो देखिए महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे, ठीक है ना, और अहिंसा के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? क्वेश्चन 16 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उनका संबंध स्वराज दल से नहीं था। देखिए स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में। कब हुआ भैया? 1923 में किया गया था। वास्तव में असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद कांग्रेस में परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी जैसे दो विचारधाराएं सामने आई। इसके परिणाम में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की नींव रखी, और आगे चलकर 1923 में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी ने सेंट्रल असेंबली की 101 सीटें जीती। कितनी? 101 निर्वाचित सीटों में, सॉरी जीती नहीं, 101 सीटों पे चुनाव लड़ा उन्होंने और 42 सीटें जीती। कितनी जीती भाई? 42 सीटें जीती। बात क्लियर हो रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने निकाली? बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने निकाली? तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। देखिए अगर बात करें बहिष्कृत भारत पत्रिका के बारे में तो 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने छुआछूत का काफ़ी विरोध किया। ठीक है ना। छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया और उसी में उन्होंने बहिष्कार भारत पत्रिका, ठीक है ना, शुरू किया। तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का जनक भी कहते हैं, संविधान निर्माता कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आपको बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना किसने की। तो इसका देखिए भैया जो राइट आंसर होगा वह होगा भाई ऑप्शन नंबर 4, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे, आप सभी जानते हैं। उन्होंने ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला, ठीक है ना, साठ की हत्या करके लिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, साठ की हत्या करके उन्होंने इसका बदला लिया। किसके मौत का बदला? लाला लाजपत राय की। आप सभी जानते हैं लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी लाठी के प्रहार से, लाठी लगने से। क्यों? उन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ, गो साइमन गो, उन्होंने एक अभियान छेड़ा और साइमन कमीशन को वापस भेजने के लिए आंदोलन किया, जिसके वजह से लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19।
विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ना, वो होगा राजा महेंद्र लाल सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पत्रकार भी थे और लेखक भी थे, और एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अफगान के बादशाह से मुलाकात की और 1 दिसंबर, ठीक है ना, 1 दिसंबर 1915, हम देखिए हम बोल रहे हैं उसको आप लिखते चलिएगा, आप ये मत सोचिएगा ये डी लिख के क्या लिख दिए। देखिए थोड़ा लिखने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीन छोटा है इसलिए डी मतलब दिसंबर ही आप समझिएगा, ठीक है ना। 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा करते हैं राजा महेंद्र लाल सिंह, ठीक है। देखिए आपके सहयोग के लिए जितना हमसे बन पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, बाकी आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे बहुत अच्छा करने वाला हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं उस पर आप सपोर्ट करिए, मैं बहुत अच्छा आपके लिए करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो यह होता है 1929 में, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में पंडित नेहरू करते हैं, ठीक है ना। और उसी अध्यक्षता में, उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। किसकी मांग की? पूर्ण स्वराज की मांग की, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज की मांग कब होती है? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में, ठीक है ना। और पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया जाता है, और वहीं पे रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। ध्यान रखिएगा, वहीं रावी नदी के तट पर, किस नदी के बाबू? रावी नदी के तट पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, एग्जाम में पूछा जाता है। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया, और साथ ही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया, जिसके वजह से आज तक वो प्रक्रिया जारी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, यानी 30 से 31 के बीच में, 1930 से 1931 के बीच में पहला हुआ था। दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेके 1 सितंबर 1931 तक, ठीक है ना। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी शामिल हुए थे। और तीसरा होता है आपका 17 नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। ध्यान रखिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। दूसरा होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और दूसरे में ही कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा और तीसरा कब होता है? 17 नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप हेडफोन लगाइए, या हेडफोन नहीं है तो ऐसे रखिए और रोक रोक के लिखिए, और लिख के नोट्स बनाइए और उसको याद करिए, या बार बार वीडियो को देखिए, बार बार सुनिए। नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा, बार बार वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन इसमें से उग्रपंथी यानी गरम दल के नेता नहीं थे? तो इसमें देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले यह जो है नरमपंथी विचारधारा के थे। अगर अन्य लोगों की बात की जाए तो उसमें दादा भाई नौरोजी भी जो थे, नौरोजी, वो भी नरम विचार वाले थे, ठीक ना। उग्रपंथी या गरमपंथी
चरण की बात करें तो इसमें 3 लोग प्रमुख थे, लाल, पाल और बाल। 3 लोग, गरम दल के 3 लोग प्रमुख थे। देखिए, सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस 2 पार्टों में डिवाइड हो गई, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है ना, एक गरम दल और एक नरम दल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? जो मुस्लिम लीग था वो भारत विभाजन की बात सबसे पहले कब की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा 1940, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। कब की थी भाई? 1940। 1 अक्टूबर, कब? 1 अक्टूबर 1906। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है ना, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। फिर से इस बात को समझ लीजिए, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में होती है, एक बात क्लियर हो गया है। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक जो दल है वो वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला, और 30 दिसंबर शिमला में मिलने के बाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिमों के साथ मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में, वहां पे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको बताना होगा। तो इसका जो सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 24 का, वह है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचेंगे चंद्रशेखर आजाद थे, काम तो गड़बड़ा गया। तो समझिए इसको, आजाद हिंद फौज सबसे पहले महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में बनाई थी। किसने? महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने अफगानिस्तान सरकार से मिलकर के अस्थायी सरकार की मांग, अस्थायी सरकार बनाया था। उन्होंने ही 29 अक्टूबर को, कब? 29 अक्टूबर 1915 में, ठीक है ना, आजाद हिंद फौज की स्थापना की, आजाद हिंद फौज बनाई। मूलतः यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी जो अंग्रेजों से लड़कर भारत को मुक्त कराने के लक्ष्य से ही बनाई गई थी। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया। बात समझ में आ रहा है? और इसकी जो संरचना थी रास बिहारी बोस ने जापान से, ठीक है ना, जापान की सहायता से टोक्यो में किया था। जो रास बिहारी बोस थे, जापान की सहायता से टोक्यो में आजाद हिंद फौज की सहायता की थी। बात क्लियर हो रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंवर सिंह 1957 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो भाई मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि उनका संबंध बिहार से था। 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने झंडा गाड़ दिया था अंग्रेजों के छाती पे, ठीक है ना। इनको बिहार का बूढ़ा सिपाही कहा जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति के बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, ये बिहार के महानायक थे। इनका जन्म 1777 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में। बिहार में भोजपुर जिला है, कौन सा जिला है भाई? भोजपुर। और भोजपुर में एक गांव है, नाम है जगदीशपुर। क्या नाम है? जगदीशपुर गांव का नाम है। और उसी जगदीशपुर में पैदा हुए थे 1777 में बाबू वीर कुंवर सिंह, जो 85 वर्ष के उम्र में बिहार के तरफ से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, वो आपको बताना है।
तो वह है चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक शहर है। देखिए यहाँ पे यह पहाड़ी पर दुर्ग बना है, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह में राजस्थान का यह शहर चित्तौड़गढ़ बिल्कुल प्रभावित नहीं था उससे। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? क्वेश्चन नंबर 27 है और ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एनी बेसेंट, ठीक है ना। एनी बेसेंट का भारत में आगमन होता है 1893 में। कब होता है? 1893 में। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने, जो कि 1875 में हुआ था, उससे इन्होंने अपना नाता जोड़ा। और इस आंदोलन को फैलाने का मुख्य श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। किस आंदोलन को? फेबियन आंदोलन को, ठीक है ना। आगे चलकर 1916 में तिलक के साथ मिलकर के उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना कब उन्होंने किया? 1816 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर के दो लोगों ने इसकी स्थापना की। साथ ही 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की और भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की। लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, अभी आपको हल्का लग रहा होगा। आगे है कामागाटा मारू, क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 3 है, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था यह कामागाटा मारू। यह एक जापानी जहाज था जिसे सिंगापुर के ठेकेदार गुरुदत्त सिंह ने ठेके पर लिया था और इस जहाज में कुल 376 यात्री सवार थे। कनाडा सरकार ने इस जहाज को अपनी सीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, जिस कारण इसे वापस कलकत्ता आना पड़ा था। नाम है कामागाटा मारू। किसने इसको लिया था? गुरुदत्त ने, गुरुदत्त सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? आपको बताना है सही विकल्प। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उत्तरी अमेरिका। देखिए बात करें अगर पहले विश्व युद्ध की तो होती है 1914 से 1918 तक, यानी 4 साल ये युद्ध चलता रहा। यूरोप में व्याप्त महायुद्ध, मतलब यूरोप में इसका काफ़ी, यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रभावित था यूरोप इससे। यह महायुद्ध जो था यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीप और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों तरह से युद्ध लड़ा गया, ठीक है ना। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन ने 1878 में पास किया था। कब किया था? 1878 में इसको पास किया था, ठीक है ना। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण रख लिया अपना। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 में फिर रद्द कर दिया। कब किया? 1882 में इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। बात क्लियर हो पा रहा है? समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर है 31 और 31 ये कहता है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में
मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार की धरती के सिवान जिले से आते हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, अस्थाई अध्यक्ष रहे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन होता है 29 मार्च 1931 में, और कहाँ होता है? कराची में, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था, ठीक है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। और देखिए, 60 क्वेश्चन कुल हैं आपके लिए, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए। वीडियो आपके प्यार और मोहब्बत से ही पार्ट 2 आएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।